नाउ मोमेंटम के टॉपिक में ये यूनिफाइड एटॉमिक मास का एक क्वेश्चन है। बेटा बात नहीं करे, सामने देखे। यूनिफाइड एटॉमिक मास मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यू की वैल्यू, यू किसी भी एटम के साथ आगे यू जो लिखा हो वो इसका न्यूक्लियॉन नंबर कहलाता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि ऊपर न्यूक्लियस है 220 यू, तो यू का मतलब है यूनिफाइड एटॉमिक मास। और इस यूनिफाइड एटॉमिक मास को याद कर लें 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। याद कर लें इसको। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ मास 220 न्यूटन। शुरू में स्टेशनरी है, बात नहीं, शुरू में स्टेशनरी है। of mass 220 Newton undergoes reductive decay to produce a nucleus D of mass 216 alpha mass 4U. The initial kinetic energy of alpha. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? अल्फा एक्सप्लोजन से पहले तो नहीं था, डिके के बाद अल्फा बना है। तो मतलब वो आपसे अगर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो ये बात समझना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर एक्सप्लोजन है। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इनिशियल का वर्ड यूज़ कर रहा है, ट्रैप करने के लिए। तो तुम समझो ऐसे कि ये एक्सप्लोजन से पहले अल्फा की एनर्जी है। नहीं भाई, अल्फा तो बना ही डिके के बाद है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें ऊपर। शुरू में तो सिर्फ न्यूक्लियस 220 यू था, देखो लिख रहा है वो। A stationary nucleus 220 U undergoes decay to produce, जिससे बना एक न्यूक्लियस D 216 वाला और एक अल्फा 4U वाला। वहाँ से कह रहा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, इसलिए हटा दो इसको। आगे चलो। एक्सप्लेन वाई द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ न्यूक्लियस D and alpha must be in opposite direction। ये important है, बात सुनो। बिफोर एक्सप्लोजन, समझना मैं जो कह रहा हूँ बेटा। बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम इज 0। क्योंकि ये जो ऊपर न्यूक्लियस है 220 यू, ये रेस्ट पर था, मोमेंटम 0 था। एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम comma total momentum after collision must also be 0, so they must be in opposite direction। So they must be in opposite अब मेरी बात सुने और लॉजिकली सुने। एक ऑब्जेक्ट है जो कोलिजन से पहले रेस्ट पर है, और ये जनरली हर जगह होता है, सब जगह होता है। मुझे बताओ, अगर ये रेस्ट पर है तो इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 होगा। अब अगर ये स्प्लिट होता है 2 हिस्सों में, कोई ग्लास है, मैं ग्लास को ऊपर से छोड़ दूं, जब ज़मीन पे गिरेगा टूटेगा,
तो उसके पीसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल मोमेंटम शुरू में ज़ीरो है। तो देखो ये जो हाफ पीस है ये और जो ये हाफ पीस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि इनका सम ऑफ मोमेंटम ज़ीरो हो सके, क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। अगर मेरा बेटा ये दोनों वेलोसिटीज़ राइट साइड पर ही हो जाती तो दोनों मोमेंटम कोलिजन के बाद ऐड होने थे, और जब ऐड होने थे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड नहीं होता। प्योर लॉजिकल सवाल है, और ये आगे थ्योरी में भी एमसीक्यूज में भी पूछेगा। वो कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट में रेस्ट पर है और वो फटती है, एक्सप्लोड होती है, तो एक्सप्लोड होने के बाद उसके पीसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, फैलते हैं। क्यों? मोमेंटम की वजह से। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेगा या एक्सप्लोड करेगा तो उस पर मोमेंटम होगा, तो वो मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए, ये तो शर्त है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड होने की शर्त क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ज़ीरो है, तो आप कहेंगे भाई टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी तो ज़ीरो होना चाहिए। और ज़ीरो होने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, जैसे कि ये रेस्ट पर है, यहाँ पर ये रेस्ट पे है, अब इसके बाद एक न्यूक्लियस डी और एक अल्फ़ा बना है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस डी इस डायरेक्शन में जाए और ये अल्फ़ा इस डायरेक्शन में जाए, ये मस्ट है। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, वरना तो दोनों को वेलोसिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? सेम होना चाहिए, जो भी है सेम होना चाहिए। तो अगर बिफोर कोलिजन ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट पर है, तो आफ्टर कोलिजन भी तो टोटल ज़ीरो होना चाहिए। और दो चीज़ों का सम ज़ीरो कब हो सकता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट हो। मस्ट है ऑपोजिट हो। सेम डायरेक्शन वाली चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि सेम वाली डायरेक्शन वाली चीज़ तो ऐड होगी। इसीलिए वो आपसे पूछ रहा है, देखें नेक्स्ट पार्ट, शो दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ एल्फा इज दिस। यहाँ पर आपको यूनिफाइड एटॉमिक मास लगाना है, सिर्फ 2 मार्क्स का। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो सिंपल है। वो कह रहा है मुझे इनिशियल स्पीड ऑफ एल्फा बताओ। एल्फा भाई कोलिजन से पहले, बार बार बोल रहा हूँ, एल्फा कोलिजन से पहले है या कोलिजन के बाद है? वो एक्चुअली इस एल्फा की स्पीड पूछ रहा है, समझें। और डायग्राम में देखिए अल्फ़ा का मास कितना है, शाबाश, कितना है? 4u। ये अल्फ़ा का मास है 4u जो लिखा है। अब इसका मास 4u रख के और इसकी काइनेटिक एनर्जी रख के तुम स्पीड निकाल सकते हो। सुने, कैलकुलेटर उठाना ज़रा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बेटा सामने देखना, काइनेटिक एनर्जी उसने दिए तुम्हें शुरू में 1.0 - 12, 1.0 - 12 इक्वल्स टू हाफ, m की जगह क्या रखूँगा बेटा? 4u इंटू v²। अब u को स्पीड ना समझने लगे कोई, यहाँ ये 2 1 और ये 2 2 1.0 इंटू 10 to the power -12 डिवाइडेड बाय 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर उठाओ, u की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 to the power -27। ये लेफ़्ट साइड पर v² बच गया, तो आखिर में इसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो चेक करना, v की वैल्यू आनी चाहिए 1.7 10 to the power +7। अच्छा, ये ऊपर वाले का पार्ट है। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? ये प्रीवियस वाले का पार्ट है, 1.7 इंटू 10 to the power 7 आ गया।
आ गया आंसर? सुनो वो क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में। वो कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ डी, यानी एक्सप्लोजन के बाद, सामने देखें, एक्सप्लोजन के बाद इसकी वेलोसिटी मांग रहा है डी की। तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये वर्किंग मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। इस वाले पार्ट की वर्किंग मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखो कैसे हम पढ़ चुके हैं, पहले जानते हैं। सामने देखें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सामने देखना गौर से, आसान है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, डिके से पहले न्यूक्लियस 220U वाला रेस्ट पे था, तो वो तो ज़ीरो हो गया। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में m1v1 प्लस m2v2, सामने देखें, m1v1 प्लस m2v2, सामने देखो। जब मैंने m1v1 प्लस m2v2 लिखा बेटा, तो फिर m1 है फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, अल्फ़ा का मास 4u मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी तुमने अभी कैलकुलेट करी है, कितनी है भाई? 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस दूसरा वाला मास कितना है? 216u। मगर मुझे बताओ 216u की स्पीड, जिसको मैंने x कहा, वो पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में? नेगेटिव में, क्योंकि वो लेफ़्ट पे जा रही है। एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी लेफ़्ट पर नेगेटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको आपको माइनस लिखना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन के, इसलिए ऊपर पूरी इसकी लॉजिक समझा चुका हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वाली, इस पूरे फैक्टर को नेगेटिव शिफ्ट कर दो, तो -4u को मल्टीप्लाई करो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 से, और यहाँ पर रह गया बेटा -216u इंटू एक्स। u से डायरेक्ट u कैंसिल, रखने की ज़रूरत नहीं थी। माइनस से माइनस कैंसिल, कैलकुलेटर उठाओ, 4 को मल्टीप्लाई करो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 से, और डिवाइड कर दो 216 से, यह आ गया x। करना सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3.1 इंटू 10 टू द पावर 5। ये बात बार बार फिर बता रहा हूँ, समझ लो कि अगर एक वेलोसिटी अल्फ़ा राइट साइड पर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 तुमने निकाली है प्रीवियस पार्ट में, तो फिर ये 216 लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी तुम्हें ख़ुद से -x रखनी पड़ेगी। किसी ने मुझसे कहा कि सर हो सकता है ये अल्फ़ा लेफ़्ट पे जा रहा हो और ये राइट साइड पे जा रहा हो। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। इसको माइनस करोगे तो इसको प्लस करना पड़ेगा, बात तो एक ही है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक्सप्लोजन से पहले ज़ीरो था, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन या बिफोर कोलिजन ज़ीरो था। समझ आ रही है बात? ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि द रेंज इन एयर अल्फ़ा इज़ 4.5। याद है अल्फ़ा बीटा गामा ओ लेवल में रेडियो एक्टिविटी में हम कहते थे अल्फ़ा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है क्योंकि अल्फ़ा की रेंज छोटी है। अब अभी तुमने क्या बताया मुझे? तुमने कहा अल्फ़ा की एक्सप्लोजन से होते ही, सुनो, अल्फ़ा एक्सप्लोजन से निकलते ही अल्फ़ा की स्पीड कितनी थी? अल्फ़ा की इनिशियल स्पीड थी 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7। और वो कह रहा है ये अल्फ़ा आगे जाते ही 4.7 के बाद मैक्सिमम रेंज है, ख़त्म हो जाएगा, यानी 4.7 यानी 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसका डिस्टेंस 0.045 मीटर में अगर करें, 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका डिस्टेंस 0.045 मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद ये रुक जाएगा, फाइनल स्पीड 0।
एज इट स्टॉप्ड लिखा हुआ भी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम करें, हम लोग इनिशियल स्पीड निकाल रहे हैं हाँ नहीं, बल्कि वो तो है सही है कुछ नहीं। एक्सेलरेशन मांग रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहाँ से लगाओगे भाई? सर वो मुझे लगा था इनिशियल स्पीड है नहीं हमारे पास। अगर इनिशियल स्पीड नहीं भी होती तब भी डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन का नाम आ गया तो कांस्टेंट स्पीड वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। सही है। अब आपको पता है कि u मालूम है, s मालूम है, v मालूम है, और तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। माशाल्लाह, डिसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन मालूम करना है। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as है 0.045 इज इक्वल्स टू 0 फाइनल आके रुक जाएगा, माइनस इनिशियल है 1.7 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। कैलकुलेटर चलाना कोई, 1.7 इंटू 10⁻7 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.045 को। थ्री पॉइंट देखो -3.2 इंटू 10⁻15 आएगा, मगर तुमने अगर आंसर में माइनस लिख दिया तो 1 मार्क कट कर देगा वो, क्योंकि वो कह रहा है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब माइनस नहीं लिखा जाएगा। दिस वन इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, इसको हटा दें, आगे चलें। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ो ज़रा। बॉल एक्स एंड वाई आर ट्रैवलिंग along the straight line in the same direction। x का मास दिया हुआ है, y का मास दिया हुआ है। x catches up and collide with y आफ्टर कोलिजन। नीचे डायग्राम में x की वेलोसिटी दी है, y की वेलोसिटी पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछेगा। पहले कह रहा है मुझे बताओ टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2। अब देखो बहुत बेसिक चीज़ है, बट आप एग्ज़ाम में कैलकुलेशन के फ़्लो में जब क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल आसान लगता है ना, तो फिर एक फ़्लो में आप कुछ बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, ये ध्यान में रखना। मोमेंटम का उसने यहाँ पर यूनिट दिया है न्यूटन इंटू सेकेंड, और न्यूटन ऐसा यूनिट में याद करें तो न्यूटन फोर्स करंट यानी kg/-2 होता है। इसका मतलब मास kg में है। इसी तरह से इससे मुझसे पूछा, सुन लो, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट अगर जूल्स है तो जूल्स के लिए शर्त है कि मास kg में होना चाहिए। मोमेंटम का यूनिट अगर न्यूटन इंटू सेकेंड है तो शर्त है कि मास kg में होना चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो इसलिए कोलिजन से पहले में मास 400 को मैं पहले 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 0.65। ये x का इनिशियल मोमेंटम आ गया, प्लस y के इनिशियल मोमेंटम के लिए 600 को 1000 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 0.45 से। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया। मुझे आंसर बताएं। 0.53। अब सुनना आगे। द वेलोसिटी v मतलब टोटल मोमेंटम। अब आप ये जानते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन शॉर्ट तुमने निकाल लिया। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन पहले वाले का है 400 डिवाइडेड बाय 1000। 0.4 लिखता मैं डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम, मल्टीप्लाई बाय 0.41 प्लस
600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू वी। अब इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो और फिर सॉल्व करो। आंसर बताओ फाइनल कितना? 0.61। नेक्स्ट, द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉल्स। ये बेसिक सा सवाल इसीलिए इसने दिया है ताकि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई आपको यूनिट सही कन्वर्ट करने आ रहे हैं या नहीं। हाफ इनिशियल की बात कर रहा है तो हाफ मास है 0.4, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 4 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.65 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का है 600 ग्राम्स तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 0.45 स्क्वायर, कोलिजन से पहले की। फाइनल आंसर बताओ? 0.115। नेक्स्ट, हाउ यू चेक दैट वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक। वो ये नहीं कह रहा बताओ, वो कह रहा है हाउ यू चेक। आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इफ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देन इलास्टिक। सही है। ये बहुत ही मतलब हल्का सवाल था, मगर बस इसका लास्ट पार्ट ही मेन है। अच्छा, लास्ट पार्ट में सुनना मेरी बात, और ये बात अब याद रखोगे तुम लोग। लास्ट पार्ट में न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज़ करके वो आपसे कहेगा कि why the change in momentum of x is equal and opposite to the change in momentum of y। न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई कहेगा यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, और फिर कहेगा अगर न्यूटन थर्ड लॉ को इस्तेमाल करें तो मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों है। ये ट्रेडमार्क सवाल है, ये 2-3 पार्ट्स में और आएगा, एमसीक्यूज में भी पूछेगा। सुने, यूजिंग थर्ड लॉ एफ एक्स लिख सकता हूँ इसे, एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ वाई। यस और नो? फॉर इक्वल एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। याद करें जब मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ नोट्स पे देखा ना पीछे, न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी आपने ये लिखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी देन ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। आप इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वाई, या आप ये भी कह सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, द सेम थिंग। अब मैं यहां पर कह रहा हूं सिंस फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो जहां एफ एक्स है वहां पर पी एक्स डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस जहां एफ वाई है वहां पर पी वाई डिवाइडेड बाई टी। सिंस टाइम इज सेम, क्योंकि टाइम तो सेम है, कैंसिल हो गया, सो डेल्टा पी ऑफ एक्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू डेल्टा वाई। Delta p is a change in momentum of x, equal and opposite to the change in momentum of y. That's it. न्यूटन लॉ, दोबारा सुनो, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोमेंटम के लिए नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो फोर्स के लिए है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ मोमेंटम को थोड़ी बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ तो कहता है भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ वाई।
फिर यहाँ पर तुम अलग से एक बात करते हो कि भाई फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर बॉडी एक्स का फोर्स है तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स अपॉन टी, और अगर एफ वाई की फोर्स है तो डेल्टा पी वाई अपॉन टी। टी तो दोनों में कॉमन है, जब टकराएंगे तो टाइम ऑफ कोलिजन तो सेम होगा ना भाई। सुनना मैंने क्या बोला, जब कोलाइड करेंगे तो टाइम ऑफ कोलिजन सेम होगा। दोबारा सुनिएगा गौर से, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसमें। जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो टाइम ऑफ कांटेक्ट सेम होगा, इसलिए डिनोमिनेटर में देखो मैंने दोनों का टाइम कैंसिल कर दिया। ये ट्रेडमार्क है 2 स्टेप्स का, 2 मार्क्स से। सुनो बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। पहले क्वेश्चन 10 करवाता हूँ, पहले 11 देखो। गैस मॉलिक्यूल्स हैज मास m। गैस मॉलिक्यूल्स, ये दोनों गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों का मास सेम है एंड स्पीड ऑफ 1250 मीटर पर सेकेंड। गैस मॉलिक्यूल्स का मास भी सेम है, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी सेम है। वो कह रहा है 1250 है। अब उनमें से एक मॉलिक्यूल इसने कंसिडर किया, द मॉलिक्यूल कोलाइड नॉर्मली विद द फ्लैट सरफेस। and rebound with the same speed. Change in momentum. Change in momentum. Delta P is equals to, change in momentum का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा P is equals to mv माइनस mu। कोलिजन से पहले u है, कितना है? 1250। कोलिजन के बाद भी v है, कितना है? माइनस 1250। बिकॉज इट इज़ टू द लेफ्ट, इट इज़ टू द लेफ्ट। इसका मतलब आपने लिखा माइनस तो कॉमन, ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी माइनस 1250 और माइनस फॉर्मूले का इनिशियल वेलोसिटी 1250। ये माइनस बेटा लेफ़्ट की वजह से है और ये माइनस फॉर्मूले की वजह से। मास की वैल्यू 6.64 माइनस 27। ब्रैकेट माइनस 2500 1.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव 23। अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ़्ट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। सही है? प्लीज़ अटेंटिवली सामने देखिएगा। इसी तरह का ये तो आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ उससे एक MCQs भी दिया है। मैं साथ साथ कनेक्टेड क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस की समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से किए जाएंगे। प्लीज़ सुने। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। आंसर में लिखना चाहें तो लिख दें, अगर वो मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो उससे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख भी दो, नहीं लिखना चाहो तो इग्नोर कर दो। आंसर के मैग्नीट्यूड है। अब देखें इस तरह का एक कॉन्सेप्ट, मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगर एक सेकंड के लिए वापस जाएं ज़रा। MCQs नंबर 38 देखें। सिमिलर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। Look at this.
बेटा बात नहीं, क्वेश्चन को रीड करें। और बता रहे, अ टेनिस बॉल ऑफ मास 100 ग्राम्स और आंसर में मांग रहा है किलोग्राम, यानी यहीं पर ही 1000 से डिवाइड कर दोगे। 0.1 kg। द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज इन शोन, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है बेटा। अब देखो चेंज इन मोमेंटम में आप कहेंगे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। मास 0.1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है -30, माइनस मास 0.1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, -30 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो कितना -3, और 20 को करो कितना -2, आंसर कितना। तो यहाँ मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो इसलिए तुमने बी आंसर कर दिया। किसको नहीं समझ आया? अच्छा, यहाँ साइन इग्नोर है, सही है, मगर कहाँ साइन इग्नोर नहीं है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ अटेंटिवली समझिएगा। अब देखो साइन इग्नोर कहाँ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अ पार्टिकल ऑफ मास m strike a vertical rigid wall perpendicularly from left with velocity v. It collide perfectly elastic and the total change in momentum as a result of collision. अब मुझे बताओ, ये इस साइड पर आ रहा है, कोलाइड करके वापस जाता है। अब मुझे बताएं कि फिर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, मास और वेलोसिटी टकराने के बाद कहाँ जाएगी, लेफ्ट, और ये फॉर्मूले का माइनस, और इनिशियल कहाँ है v। तो टेल मी माइनस एम वी हाउ मच, तो मुझे बताओ -2mv का मतलब राइट या लेफ्ट। अब यहाँ पर इस नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट, इसलिए 2mv टू द लेफ्ट। इज दैट क्लियर? इन दो क्वेश्चन में डिफरेंस ये था, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन आपको भी कराए। वापस आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब सुनो, अब वो आपसे कह रहे हैं कि लुक एट नेक्स्ट पार्ट, यूज काइनेटिक मॉडल एक्सप्लेन द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस। प्रेशर तो खैर हम अगला टॉपिक है हमारा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, मगर अभी फ़िलहाल गैस में नॉर्मल प्रेशर ओ लेवल में कब एक्सर्ट होता है? जब वो आपस में कोलाइड करते हैं या वॉल से कोलाइड करते हैं? लिखिएगा, राइट डाउन। व्हेन gas molecules collide with the wall of container, then there is a change in momentum delta P, causing the force on molecules, causing the force on molecules
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि देखो फोर्स जो है वो डेल्टा पी अपॉन टी के इक्वल होती है, तो कोलिजन की वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और अगर चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो फोर्स भी होगी, और जब फोर्स भी होगी एंड दिस फोर्स cause this pressure, और इस फोर्स की वजह से causes pressure because pressure is the force per unit area force is the pressure is the force per unit area on container. अब वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। अगर डेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस। गैस मॉलिक्यूल्स को नहीं छेड़ रहा, वो बात नहीं करो। वो कह रहा है कि क्या होगा कि अगर इंक्रीज इन द डेंसिटी, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें पहले से पता है, ओ लेवल्स में आपने किया हुआ है। प्रेशर के टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे ये बात, सिर्फ ओ लेवल्स का थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। मुझे बताओ, उसने कहा प्रेशर बढ़ेगा, आपने कहा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, यस और नो? एंड याद करें ओ लेवल का कौन सा लॉ? यस, बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस और नो? प्रेशर के टॉपिक में आपके पास 3 लॉस थे भाई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ। ये बॉयल्स लॉ था जिस पर फॉर्मूला भी था ओ लेवल में, याद करें, एमसीक्यूज बहुत सारे थे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये वो टॉपिक है। तो एक्चुअली वहाँ पर आप कहते थे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ कह रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, तो आप कहेंगे सो एज वॉल्यूम डिक्रीज, तो बोलो वॉल्यूम डिक्रीजेस hence pressure increases. नेक्स्ट ये देखें, अब ज़रा ग्राफ को समझना, और बिल्कुल इसी तरह का और एक और टिपिकल ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा। वाई एक्सिस पे मोमेंटम दे रहा है वो, नोट करना, मोमेंटम लिखा है वाई एक्सिस पे। For the sphere in B, the variation with time t of the momentum of a sphere A before, during and after collision of with sphere B is given. एक बात देखो, स्फीयर ए का, प्लीज लिसन, स्फीयर ए के लिए वो 3 वर्ड यूज कर रहा है। स्फीयर ए के लिए वो कह रहा है बिफोर, बिफोर ये है स्फीयर ए के लिए, फिर कह रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन ये है स्फीयर ए के लिए,
फिर कह रहा है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये है स्फीयर ए के लिए। मैं ये एक सवाल करवा रहा हूँ, मगर इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना, फिर इस तरह का कोई भी ग्राफ दो बॉडीज़ का दिया जाए तो तुम दिमाग में रखना कि इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। बेटा दो बॉडीज़ हैं और वो दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मैंने एक जुमला बोला, मैंने कहा दो बॉडीज़ हैं और वो दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। आप कहें आपको कैसे पता एक तरफ आ रही हैं? हो सकता है दोनों राइट साइड पे जा रही हों। मैंने कहा देखो, मैंने ग्राफ को देखा, मैंने कहा अगर ये बॉडी ए है, सामने देखिए, अगर ये बॉडी ए है जिसका इनिशियल मोमेंटम, ग्राफ में देखें बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम 6 है। अगर बेटा बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम 6 है तो ये बताओ बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम अगर पॉजिटिव होता ना एक्स एक्सिस के ऊपर तो मैं कहता दोनों राइट साइड पे जा रहे हैं, मगर नोट करें बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के बिलो है, कितना? इसका मतलब बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम -4 है। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी, मोमेंटम दिया है। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दिया है डायरेक्ट, सही है। अब सुनो, उसके बाद कह रहा है कि ये आपस में कहीं कोलाइड हुए होंगे, ए और बी, सही है। अब देखो उसने होशियारी क्या की कि उसने ऑब्जेक्ट ए का फाइनल मोमेंटम दे दिया, यस और नो। ऑब्जेक्ट ए का फाइनल मोमेंटम, अब ऑब्जेक्ट ए कोलाइड करने के बाद लेफ़्ट पे जा रहा है भाई, ये नोट करें, कितना है? -3। ये फाइनल मोमेंटम है किसका? ए का। फाइनल मोमेंटम है किसका? इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए लेफ़्ट साइड पर जा रहा है तो आप कहेंगे -3। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट बी बताओ और ग्राफ को पूरा कंप्लीट करो, सिर्फ बी नहीं बताओ। यहाँ पर मैं सिर्फ बी नहीं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ तो मैं कैलकुलेट करूँगा भाई, पूरा ग्राफ बनाना है आपको। देखें ज़रा गौर से और समझें इस बात को जो मैं अगली बात करूँगा। Complete figure 3.2 to show the variation with the time of the momentum of the sphere B during and after collision. अब सुने, सामने देखें कि ना, मैं फिर बता रहा हूँ कि इस पैटर्न को दिमाग में रखना। फॉर्मूला मुझे बताता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन के लिए, चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, इससे हमारा कंसर्न नहीं। अब मुझे बताएं टोटल मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन कितना है? 6। दूसरे वाले का कितना है? कोलिजन के बाद पहले वाले का कितना है? और दूसरे वाले का कितना है? P नहीं पता, जिसका नहीं पता P लिख दिया। अब मुझे बताएं 6 में से 4 माइनस हुआ लेफ्ट साइड पे, तो ये तो 2 और -3 साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा? +3। तो इसका मतलब P का आंसर कितना आ गया? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? इसका मतलब ये बात तय हो गई कि B जो है, A जो है वो कोलाइड होने के बाद लेफ़्ट पे जाएगा, मगर B जो है वो कोलाइड होने के बाद राइट पे जाएगा विथ 5 मोमेंटम से। यस और नो? यस और नो? अब सुनो, B का मोमेंटम फाइनल 5 है। अभी मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किस बात की तैयारी कराई थी? इस बात की तैयारी कराई थी कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनका टाइम सेम होता है। अब सुनना, तुम्हें स्मार्टली क्या काम करना होगा मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मेथड समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं रटा रहा, मेथड। जब भी दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो उनका टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम रहेगा। अगर बेटा टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम रहेगा, अब देखें इसने होशियारी क्या की, एग्जामिनर ने
तुम्हें जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ उसने बी का यहाँ रोक दिया, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्राफ को यहाँ तक बढ़ाऊँगा जहाँ तक ऊपर ए बढ़ा है, और जहाँ से बी कोलिजन के बाद मूव करना शुरू किया है, जहाँ से ए कोलिजन के बाद मूव करना शुरू किया है, वहीं से मैं बी को भी ड्रॉ करूँगा। मगर बी को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि टाइम नोट करो, मैं पहले 5 पर, क्योंकि बी का मोमेंटम 5 है, 5 पर डॉट लगाऊंगा। ये नोट करना मैंने कहाँ डॉट लगाया, पॉजिटिव 5 की लाइन में, और जहाँ ए कोलाइड के बाद चलना शुरू हुआ था वहाँ डॉट लगाया। ये ए का टाइम ऑफ इम्पैक्ट था ना, तो बेटा पॉइंट बी का भी तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम रहेगा, और फिर इसके बाद इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझें, जब दोनों कोलाइड हुए थे तो ये टाइम था, जब दोनों कोलाइड हुए तो ये टाइम था। जिस पॉइंट पर ए टर्न होना शुरू हुआ है उसूलन उसी पॉइंट पर बी भी टर्न होना शुरू होगा। यस और नो? जिस पॉइंट पर, देखो क्वेश्चन को समझो, जिस पॉइंट पर ए टर्न होना शुरू हुआ है उसी पॉइंट पर बी भी टर्न होना शुरू होगा, और जिस पॉइंट पर ए हॉरिजॉन्टल हुआ है एग्जैक्टली उसी टाइम पर बी भी हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर ए का टाइम ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ देखिए, ए का टाइम ऑफ इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर डेफिनेटली बी का टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि कोलाइड ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस टाइम पर कोलाइड हो और बी यहाँ कोलाइड हो जाए। एक ही वक्त में कोलाइड होंगे ना दोनों। टाइमर स्टार्ट करो और तुम कहो 5 सेकंड्स के बाद कोलिजन हो रही है, तो भाई 5 सेकंड ए के लिए भी और 5 सेकंड बी के लिए भी बराबर होगा ना। इसने जानबूझ के इसीलिए तुम्हें यहाँ तक ड्रॉ करके छोड़ दिया था। तो आपने जहाँ तक ए का है वहाँ तक बी का दिखाना है। एक साथ कोलाइड हुए और कोलाइड होने के बाद एक साथ ही अलग अलग पाथ पे चलना शुरू किए, तो ये बीच में इनका टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, दोनों का सेम रहेगा। बस यही मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का। As shown in figure 4.1, question number, look at question number 40. Two blocks slide directly towards each other along a frictionless horizontal surface as shown in figure 4.1. The block collide and then move as shown. Okay. Block X initially move to right. अच्छा, अब बात सुनो। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ब्लॉक्स X इज इनिशियली मूव टू द राइट विद द मोमेंटम दिस। फिर आपसे कह रहा है ब्लॉक Y मूव्स टू द लेफ्ट विद द मोमेंटम दिस। After the bodies collide, X moves to the left back along its original path with the momentum this. Block Y moves to the left after collision. ब्लॉक X की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये बता दी, अब ब्लॉक X का मास बता रहा है, पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ X इज इक्वल्स हाफ mv²। सामने देखना जरा गौर से। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.60 आ गया mv²। इसको यहाँ तक करके छोड़ दो।
सही है, देखते जाओ ज़रा। बेटा इसी तरह से क्वेश्चन में उसने इनिशियल मोमेंटम ऑफ एक्स बताया है। कितना दिया हुआ है ऊपर पहली लाइन 0.37। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। मुझे कैलकुलेट करना है मास। अगर मैं यहाँ से mv की वैल्यू 0.37 में से v को सब्जेक्ट बना लूँ, क्या बन गया ये? इसको पुट कर दो इन वन, इस फॉर्मूले में। कैलकुलेटर उठाओ। v की जगह आप लिख सकते हैं 0.37 अपॉन m का होल स्क्वायर। सुनो, स्क्वायर। जस्ट मुझे 0.37 का स्क्वायर बताना कैलकुलेटर में। सॉरी, 0.136 डिवाइडेड बाय बेटा m स्क्वायर बनता है। ये डिनोमिनेटर में भी तो स्क्वायर होगा। अब मुझे बताओ, एक m से एक m कैंसिल, जो m बच गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको इधर ले जाओ। तो जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है अभी कैलकुलेटर पे 0.137, इसको डिवाइड करो 0.60 से। 0.23। एक्स की इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू थी और एक्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू से मैंने v को सब्जेक्ट बनाया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v को सब्स्टिट्यूट कर दिया। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट पार्ट पढ़ें। तो मुझे बताओ टोटल मोमेंटम ए का डायग्राम में देखो। टोटल मोमेंटम पहली बॉडी का कितना है? 0.37 प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना है? नेगेटिव 0.65। नेगेटिव 0.65 इसलिए लिखा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे था। और दूसरी बॉडी का मोमेंटम फिर दोबारा नेगेटिव लिखा क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे था। और जिसका फाइंड करना है उसको आपने कह दिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल एक्स। या अभी मुझे नहीं, हाँ नेगेटिव एक्स, क्योंकि वो लेफ़्ट पे जा रहा है। क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया है कि वो लेफ़्ट पे जा रहा है, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। हाँ वाई। कैलकुलेट पे करना मेरा 0.37 माइनस 0.65, 0.37 माइनस 0.65 नेगेटिव का ना, और इस साइड पे ऐड करो तो प्लस 0.13। नेगेटिव में 0.15 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। माइनस वाई से वाई कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 0.15। ये मोमेंटम आ गया 0.15 टू द लेफ्ट, क्योंकि हमने डायरेक्शन शुरू में ही फॉर्मूले में रख दी y की। हमने शुरू में ही कह दिया कि भाई y की डायरेक्शन लेफ्ट पर है। नेक्स्ट, अब मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं बॉल एक्स एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 7.7 न्यूटन ऑन वाई ड्यूरिंग कोलिजन। बताओ। डायरेक्ट लगाओ ना।
फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये लगाओ ना डायरेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला है ना बेटा, ये फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स, बात नहीं करो, वो आपसे कह रहा है एक्स पर फोर्स लग रही है 7.7 इक्वल्स एक्स एक्सर्ट फोर्स ऑन वाई। एक्स को देखो क्या है, एक्स पर चेक करें। मुझे बताओ एक्स की इनिशियल मोमेंटम ये है, यस और नो? अगर एक्स की इनिशियल मोमेंटम ये है तो फिर दूसरी बात ये बताएं मुझे कि एक्स की फाइनल मोमेंटम ये है, यस और नो? अब अगर मुझे एक्स की इनिशियल मोमेंटम ये पता है और मुझे एक्स की फाइनल मोमेंटम ये पता है, तो बेटा उसने कहा है आपसे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है -0.13, -0.13, ये नेगेटिव साइन लेफ़्ट की वजह से, और इनिशियल मोमेंटम है 0.37, ये -7.37, ये वाला माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से। करो ज़रा 0.13 और 0.37 दोनों को ऐड करो, नेगेटिव 0.5। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम है तो जाहिर है नेगेटिव तो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड लिखते हुए नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते, क्योंकि वैसे भी तुम टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हो, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। शिफ्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.5 को डिवाइड करो, 0.065 किसी भी चीज़ का चेंज जब लिखते हैं तो चेंज एब्सोल्यूट वैल्यू बताती है, उसमें आप माइनस साइन नहीं लिखते। चेंज में यू विल नॉट राइट नेगेटिव साइन। नेक्स्ट, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 27. Look at question 27. Define force. What is force? Very good. Force की रेट ऑफ चेंज का मतलब ही पर यूनिट टाइम है। जब रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं तो फिर दोबारा पर यूनिट टाइम नहीं बोलोगी। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Force is the rate of change of momentum. अब सुने, ball falls vertically downward towards horizontal furrow and then rebound in the original path as shown. The ball reaches the floor with the speed of 3.8. देखो ये कोलाइड करने से पहले की इनिशियल स्पीड है 3.8। फिर ये बॉल ज़मीन से टच रहती है इतने टाइम में,
और रिबाउंड होती है इतने टाइम में। बॉल का मास ये है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर कैलकुलेटर। हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें आप चाहें तो हाफ एम कॉमन भी ले सकते हैं, बात एक ही है। सो ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ मास की वैल्यू 0.062 है। फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद अपवर्ड है, तो 1.7 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3.8 है। किसी ने मुझसे कहा कि सर इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव में होनी चाहिए। मैंने कहा बात सुनो, भले नेगेटिव में हो, एनर्जी है तो इसलिए स्पीड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर वाला साइन माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। यस और नो? सॉल्व करें जरा इसे, कितना आ रहा है? माइनस कैसे 44.67 आएगा बेटा? दोबारा करें, गलत कर रहे हैं। 3.8 का पहले स्क्वायर कोई और बताओ सॉल्व करके। माइनस 0.3465 माइनस 0.358 ये कह रहे हो? तो माइनस 0.358 का मतलब ये तो माइनस लॉस बताएगा। देखो जब माइनस आ गया तो लॉस नहीं लिखेंगे, सॉरी जब लॉस लिखा हुआ है तो फिर माइनस नहीं लिखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डीसेलरेशन। अगर डीसेलरेशन में नेगेटिव मतलब वो डीसेलरेशन कह रहा है तो एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे सिर्फ 0.36। अब वो कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन बताएं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन। चेंज इन मोमेंटम सुने, अब साइन काम आएगा। 0.062 मास है। फाइनल वेलोसिटी है बेटा 1.7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है नेगेटिव 3.8 क्योंकि डाउनवर्ड है। याद रखें ये इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैंने बताया हुआ है शुरू में ही कि जो वेलोसिटी लेफ़्ट पर जाएगी वो नेगेटिव होगी या जो डाउनवर्ड जाएगी वो नेगेटिव होगी। तो इसलिए डाउनवर्ड की वजह से यहाँ पर माइनस 3.8 आप लिखेंगे। ये माइनस बेटा फॉर्मूले का है और ये माइनस डाउनवर्ड का है, रिमेंबर। अब सॉल्व करो 0.062 को 1.7 प्लस 3.8 0.34। इस क्वेश्चन का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग 4.2। वो अगले पार्ट में कैलकुलेट करवा रहा है। आंसर एक ही आएगा मगर वो नेक्स्ट पार्ट में भी तो काम करवा रहे हैं ना उससे। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज़ 4.2। इसलिए उसने ऊपर चेंज इन मोमेंटम निकलवाया क्योंकि अगले पार्ट में मैं कहूँगा फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
और टी जो है वो याद रखें इस फॉर्मूले में, टी जो है वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, कितनी देर बॉल टच रही ग्राउंड से, कितनी देर बॉल टच रही ग्राउंड से। अब मुझे बताएं, ऊपर आपने कैलकुलेट किया 0.34 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ था ऊपर, चेक करना। टाइम दिया हुआ है 0.081, कितना आया 4.19 का मतलब 4.8। नेक्स्ट, अब यह है टाइप्स ऑफ फोर्स। मैंने यहाँ लिख दिया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, फोर्स is the rate of change of momentum. Newton's third law. If an object A exerts force on B, then B exerts an equal and opposite force on A. थ्री मार्क्स का है। फोर्सेस are equal in magnitude opposite in direction and they are of same type. न्यूटन्स थर्ड लॉ में फॉर टू बॉडीज व्हेन कोलाइड विद ईच अदर, तो मैंने उसके साथ नीचे 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे थे, नोट्स पे जाके देखना, ये वही पॉइंट्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में। टू स्फीयर्स अप्रोच वन अनदर along a long line joining their centers as illustrated figure 3.1. When they collide, the average force on A is Fa and average force on B Fb. टाइम TA है और टाइम TB है। देखो कह रहा है, मुझे बताओ रिलेशन ऑफ Fa एंड Fb क्या लिखेंगे। Fa इक्वल्स टू, मुझे बताओ क्या टाइम अलग अलग होता है, टाइम सेम रहेगा, टाइम का साइन ऑपोजिट नहीं होगा। अब ये बात आपसे वो 2-3 बार पूछ रहा है। लास्ट वाला, शो दैट द चेंज इन मोमेंटम स्फीयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, सिंस फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी बिकम्स delta P of A divided by TA equals to minus delta P of B divided by TB, as TA is equals to TB। तुम ऊपर कह चुके हो, तो this implies that delta PA is equals to minus of delta PB। change in momentum equal in magnitude and opposite in direction. This will be a repeated part. यह आपसे वो बार बार पूछेगा।
टाइम सेम होता है, याद रखना, टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम होता है। जिस वक्त एक बॉडी कोलाइड करेगी एट द सेम टाइम दूसरी बॉडी कोलाइड करेगी, दो बॉडीज़ का कोलिजन का टाइम सेम रहेगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। रिसेंट पेपर्स का क्वेश्चन है, नवंबर 23 का 21 है। अ ट्रॉली ए मूव्स हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ट्रॉली बी, ए को देखो राइट साइड पे जा रही है और ट्रॉली बी भी लोअर कांस्टेंट स्पीड से राइट साइड पे जा रही है। अभी बात देखो, उसने ग्राफ में एक चालाकी की है। टेबल में उसने द टू ट्रॉलीज कोलाइड इलास्टिकली एंड देन सेपरेट, रेसिस्टिव फोर्सेस इग्नोर हैं। फिगर 3.2 शोज द ग्राफ ऑफ ट्रॉली बी। ये जो है उसने ट्रॉली बी का ग्राफ बनाया है। अच्छा, सामने देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे स्पीड है, बात नहीं, सामने ट्रॉली बी के हिसाब से मुझे ग्राफ में ये नज़र आ रहा है कि ये ट्रॉली बी है बेटा, और इस ट्रॉली बी की इनिशियल वैल्यू 0.12 है। यस और नो? अगली बात सुनना गौर से और समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगला पॉइंट, अगर ट्रॉली ए की इनिशियल स्पीड ये है और ये वो पॉइंट है ग्राफ पे, ये जहाँ मेरी रेड लाइन एंड हो रही है, ये वो पॉइंट है कि जहाँ से वो अपनी डायरेक्शन को बदल रही है। इसका मतलब डायरेक्शन क्यों बदल रही है? ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा। क्या होगा? अगर बेटा ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा तो फिर ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट का कंप्लीट ड्यूरेशन होगा स्टार्ट से एंड पॉइंट बी पे। फिर दोबारा ये चलना शुरू हो गई और अब ये इसकी कांस्टेंट स्पीड है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन सामने देखो कितना है, 0.3। समझना गौर से मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ग्राफ को रीड कर रहा हूँ और वो आपसे कह रहा है व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। पहला बात तो आसान, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? लिख लें, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना डिस्प्लेसमेंट। अब सुने नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी। एक्सेलरेशन ट्रॉली बी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ट्रॉली बी कोलिजन के वक्त ट्रॉली बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? सामने देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ट्रॉली बी का ग्राफ ही दिया है इसने। तो ट्रॉली बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0.3। 0.3। बिल्कुल इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? और मुझे टाइम देखना ज़रा, यहाँ पर ये वाला टाइम कितना है? 0.15। और मुझे बताओ ये वाला टाइम कितना है? 0.35। तो 0.15 से लेकर 0.35 में जो स्लांट लाइन है कितना आ गया? 0.2। सुने सामने देखें, फाइनल वेलोसिटी तुमने कहा 0.3, इनिशियल वेलोसिटी तुमने कहा 0.12 और 0.3 से 0.12 के चेंज में टाइम जो लगा वो टाइम लगा 0.35 और 0.15। 0.35
माइनस 0.15। अगर मैं प्रॉपर पूरा करके दिखाऊँ, ये मैंने पूरा प्रॉपर लिखा है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 0.18 डिवाइडेड बाय 0.2, आंसर बताना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइनल ट्रॉली ऑफ बी ए। सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ, M1 MAUA प्लस MBUB इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पीछे टेबल भी है, सामने देखना। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपके पास जिसके पास भी टॉपिकल बुक है वो ग्राफ और टेबल को देख के मुझे आंसर बताएंगे। यहाँ पर टेबल में मेरा बेटा सामने देखना, MA की वैल्यू आपके पास ये है, MB की वैल्यू ये है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, UA ये है, UB ये है। यस और नो? UA तुम्हारे पास 0.48 है, UB तुम्हारे पास 0.12 है, और फिर तुम्हारे पास VB भी तो है, कितना? 0.3 आफ्टर कोलिजन। यानी कि कुछ वैल्यू तुमसे टेबल में मुझे नज़र आ रही है, कुछ वैल्यू मुझे ग्राफ से उठानी है। मुझे वैल्यू बताओ ज़रा, मास ऑफ ए बताना। मास ऑफ ए कितना? 0.25। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं इलास्टिक कोलिजन है? बस फिर सही है। UA कितना है? UA कितना है इनिशियल? 0.48, ये टेबल में दिया हुआ था। मास ऑफ बी कितना है? मास ऑफ बी 0.75, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 0.12 इक्वल्स मास ऑफ ए है 0.25 और वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, प्लस मास ऑफ बी है इसके बाद बेटा मास ऑफ बी है 0.75 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन चेक कर लो कितनी है? 0.3। ग्राफ में है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बी की, ग्राफ पे प्लॉट हुई हुई है। अब मुझे बताएं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट पे शिफ्ट करके VA की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? प्लस या माइनस? तुम कह रहे हो फाइनल आंसर आ रहा है V का माइनस, तो आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे 0.06 और डायरेक्शन लिखेंगे लेफ्ट साइड। ये नेक्स्ट पार्ट आपसे एक और जगह पर क्वेश्चन में पूछा है उसने, अब यहाँ दोबारा पूछ रहा है। सुनो, ये एक और क्वेश्चन है कोई, उस पर भी मैंने सॉल्व कराया। यहाँ पर सुनो, फिगर 3.2 इज कैच द वेरिएशन विद द वेलोसिटी ऑफ A 0.5 सेकेंड तक। प्लीज़ लिसन एंड लिसन केयरफुली। अभी जो तुमने कैलकुलेट करी है प्रीवियस पार्ट में, तुमने वो वेलोसिटी ऑफ A कैलकुलेट करी है आफ्टर कोलिजन, कितनी है? 0.06। कितनी है? 0.06। अब यहाँ आ जाएं, मुझे बताएं वेलोसिटी ऑफ A बिफोर कोलिजन कितनी थी? 0.45, 0.48। वेलोसिटी ऑफ A बिफोर कोलिजन 0.48। अब मुझे बताओ ग्राफ में 0.48 कहाँ है? 0.48 टॉप पर है। अब सुनो, और ये सुनो और गौर से सुनो।
जब दो बॉडीज़, बेटा ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड होती हैं तो इनका टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम रहता है। अगर एग्जामिनर देखो होशियारी ये कर रहा है कि उसने बॉडी बी का यहाँ तक का ग्राफ बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब वो आपको ये बताना चाह रहा है कि बॉडी बी का टाइम ऑफ इम्पैक्ट ये है। तो अगर बॉडी बी का टाइम ऑफ इम्पैक्ट ये है, सेंटेंस कंप्लीट करो कि अगर बॉडी बी का टाइम ऑफ इम्पैक्ट ये है तो बॉडी ए का भी टाइम ऑफ इम्पैक्ट यही होगा। मगर मसला ये है कि बॉडी ए का तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी चेक करनी होगी, जो कि तुमने ग्राफ से मतलब टेबल से देख के बताई कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0.48 है। अब मुझे बताओ, तुमने प्रीवियस में कैलकुलेशन किया था कि वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन कितना था? 0.06, मगर माइनस नेगेटिव में 0.06 का है भाई, ये रहा 0.06 नेगेटिव का। और जब कहाँ से बनेगा? जहाँ से बी बनना शुरू हो रहा है। 0.06 लाइन में 0.35 से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम देखना। 0.06 नेगेटिव की लाइन में 0.35 से स्टार्ट करेंगे, ये जाएंगे, ये बनेगा आपका ए का ग्राफ, और दोनों एक साथ कोलाइड हुए हैं तो ये आपको यहाँ पर लाइन इस तरह से दिखानी पड़ेगी, लाइक दिस। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। When two bodies collide together, याद रखना, when two bodies collide together तो उनका टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम होगा। एक बॉडी का टेबल से या वैल्यूज़ को देखकर तुमने ग्राफ निकाला, अगर ऑब्जेक्ट बी यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट ए भी अपने इनिशियल वेलोसिटी पर यहाँ तक ही स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ से ये टर्न होना शुरू हो रही है तो ए भी यहाँ से टर्न होना शुरू होगी। बॉडी भी अपनी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से कांस्टेंट हो रही है तो बॉडी ए भी अपनी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी, कांस्टेंट होगा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट बेटा दोनों का सेम रहेगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखें तो a block X slides along a horizontal frictionless surface towards the stationary block Y. There are no resistive forces on the X. Move towards Y. Y जो है इनिशियली उसने आपको बता दिया कि Y इनिशियली रेस्ट पर है और X का ये इनिशियल मोमेंटम बता दिया। After a short time the block collide and they separate. The variation with time t of the y momentum y, सुनो और से, y शुरू में रेस्ट पे था बेटा, तो इस वजह से इसने इसका इनिशियल मोमेंटम बता दिया, ज़ीरो होगा जाहिर है। अब देखो उसने फाइनल मोमेंटम भी y का बता दिया, एक बॉडी का वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। y का फाइनल मोमेंटम है 0.50। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डिफाइन लीनियर मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, time interval between the blocks in contact with each other। ये ग्राफ 60 सेकंड पर है और यहाँ पर टाइम नोट कर लें तो ये कह रहा है जितनी देर आपस में कांटेक्ट में रहे तो वो 100 है। यहाँ से बेटा ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टोटल टाइम ऑफ इम्पैक्ट है ड्यूरिंग कोलिजन कितना है भाई? 60 से 100 40। ये मैंने लिख दिया 40। एक्स एक्सिस पे ms चल रहा है, ध्यान रखना।
एक्स एक्सिस पे मिली सेकेंड है, याद रहे कैलकुलेशन में ख़ास तौर पे। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत सारे बच्चे इसको जल्दी में गलत कर देंगे, बहुत फास्ट पेस में होगी ना तो गलत कर दोगे। वो कह रहे हैं 80 ms से 100 ms में मुझे एक्सेलरेशन बताओ। स्टॉप राइटिंग, एक्सेलरेशन ऑफ वाई। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और फिर 100 से 120 में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब मुझे ये बताएं, ग्राफ मोमेंटम का दिया है 80 से 100 के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, याद करो, मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसी मोमेंटम वैसी वेलोसिटी, या जैसा वेलोसिटी वैसा मोमेंटम। मोमेंटम और वेलोसिटी का शेप सेम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स का शेप सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम P = mv है। तो अगर ये मोमेंटम तुम्हें ये दे रहा है तो मैं कहूँगा, इसका मतलब, मैं साथ साथ लिखता हूँ, ज़रा सामने देखना, अगर वो कह रहा है मोमेंटम ये है तो आप कहेंगे इसका मतलब यही सेम शेप, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करने के बाद वेलोसिटी की भी यही होगी। और अब मुझे बताओ कि बेसिक मैथ्स तुम अगर पढ़ो तो वेलोसिटी का ग्राफ अगर ऐसे हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और उसके बाद 100 से 120, आगे सुने, 100 से 120 मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, वाई का मोमेंटम कांस्टेंट। सेंटेंस सुने मेरा, अगर वो कह रहा है वाई का मोमेंटम कांस्टेंट तो मैं कहूँगा इसका मतलब वाई की वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर वाई की वेलोसिटी कांस्टेंट तो फिर वाई का एक्सेलरेशन 0। यहाँ पर वो कह रहा है कि डिस्क्राइब करें विदाउट कैलकुलेशन, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन is constant because momentum changes uniformly। अगले पार्ट में आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज मोमेंटम इज कांस्टेंट, वाई का मोमेंटम कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर दोबारा सुन लें, किसी को भी डाउट है तो जैसा मोमेंटम वैसी वेलोसिटी, और जैसी फोर्स वैसी एक्सेलरेशन। अब अगर कॉमन सेंस की ये बात है कि ये बात याद रखो कि अगर वेलोसिटी ये है, सिंपल सी ये बात याद रखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये है, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ये होता है भाई, एक्सेलरेशन टाइम कांस्टेंट होता है। तो चाहे वेलोसिटी टाइम ये बना दूं मैं या मोमेंटम टाइम ये बना दूं, तो एक्सेलरेशन टाइम भी या फोर्स टाइम भी ये बनेगा। शेप बता रहा हूँ सिर्फ, इज दैट क्लियर? याद रखना ये बात। अगर मैं कहूँ मेरा मोमेंटम या वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो मेरी एक्सेलरेशन 0 है। दिस इज द पॉइंट। अब सुने, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्स ऑन ब्लॉक वाई। आप कहेंगे फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा सुनो, किसी ने मुझसे कहा कि सर वो एक्स का मांग रहा है, मैंने कहा छोड़ो, टेबल से ग्राफ से, सॉरी ग्राफ में मुझे वाई का नज़र आ रहा है, वाई का निकाल लो, क्योंकि पिछले सवालों में बता चुका हूँ कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ वाई ऑन एक्स। तो फोर्सेज इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा। जितना चेंज इन मोमेंटम बेटा एक्स ऑन वाई का होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम वाई ऑन एक्स का होगा, सेम होगा। तो जिसका अवेलेबल है उसका निकाल लें। बात सुने, मेरे पास अवेलेबल इसका है, क्या मतलब
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, किसका? वाई का। कहाँ से? ग्राफ से। ऊपर ग्राफ पे देखो तो फाइनल मोमेंटम, मैंने ऊपर बताया तुम्हें, फाइनल मोमेंटम कितना है? 0.5। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। और इन दोनों के बीच में टाइम कितना है? 40। चेंज होने में टाइम कितना है? 40। ये 0 से 100 मोमेंटम हुआ कितने टाइम में भाई? 40 मिली सेकेंड में। तो आप कहेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई कैलकुलेट कर लें, वही चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स होगा। बात तो एक ही है। तो जो आसानी से अवेलेबल था, मैंने कहा 0.50 में से माइनस करो 0 डिवाइडेड बाय 40, मगर मिली का मतलब 10 टू द पावर, आंसर बताएं। 12.5 न्यूटन। नेक्स्ट, स्केच द वेरिएशन विद द मोमेंटम ऑफ एक्स, शुरू से आखिर तक। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पहले मोमेंटम ऑफ एक्स आफ्टर कोलिजन तो निकालो। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ एक्स, बात सुने, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाई, इनिशियल, फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ एक्स प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ वाई। ये वही चीज़ है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। मगर यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट मुझे मोमेंटम की टर्म्स में है, मास और वेलोसिटी में नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मोमेंटम लिख रहा हूँ। बताना मुझे चेक करके, x का इनिशियल मोमेंटम कितना है? ऊपर सबसे टॉप पे डायग्राम में दिया हुआ है 0.4, प्लस y का इनिशियल मोमेंटम कितना है? रेस्ट पर है y 0, इक्वल्स टू फाइनल x का मोमेंटम निकालना है। y का फाइनल मोमेंटम कितना है? जब आप ये सॉल्व करते हैं बेटा, तो 0.4 में से माइनस करेंगे 0.5 को, तो ये आएगा तुम्हारे पास फाइनल मोमेंटम ऑफ x नेगेटिव 0.1, नेगेटिव 0.1। टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम रहेगा। देखो वही सेम चीज़ है जो रिपीट हो रही है, समझ लें। टाइम ऑफ इम्पैक्ट सेम रहेगा। अब मुझे ये बताओ 60 पर चेंज हुआ था। अब x का इनिशियल मोमेंटम, x का इनिशियल मोमेंटम कंप्लीट करो, 0.4 है, ये रहा 0.4। कहाँ तक बेटा? 0.4 60 तक। ये मैंने ड्रॉ किया 60 तक। अब मैं इसको चेंज करूँगा, कितना करूँगा? नेगेटिव 0.1। कितना? अब सुनो, नेगेटिव 0.1 100 पर आएगा, ये यहाँ से, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ से आप चेंज करेंगे इसको यहाँ तक। कोई क्वेश्चन है तो पूछें।